Hello students, today our topic is Python Pandas. In this lecture we are going to discuss some basic programs related to series and data frame. Students, as you know that we already covered program 12 up to program 12 of a practical file, and in this lecture we are going to discuss program number 13, which is related to pivot function and pivot underscore table function. So let's start. तो स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम है आपका नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर 14 आई थिंक हम 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये प्रोग्राम नंबर 14 है आपकी प्रैक्टिकल फाइल का। पिवोट फंक्शन का यूज़ करना है आपको। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा पिवोट फंक्शन क्या है। आपका प्रैक्टिकल फाइल का पार्ट है। दो फंक्शन होते हैं, एक होता है पिवोट और एक होता है पिवोट अंडरस्कोर टेबल। तो दोनों का क्या काम है, डेटा फ्रेम का फंक्शन है, ये डेटा फ्रेम पर अप्लाई किया जाता है इसको। तो इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले यार कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो डेफिनेटली प्रोग्राम भी आप इजीली उसे बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। पिवोटिंग मीन्स समराइजिंग द डेटा इन अ वे टू मेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्क्रिप्टिव डेटा ईजियर। तो डेटा को समराइज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है ये। और हमारे पास जो डेटा होगा वो डिस्क्रिप्टिव वे में होगा, एक डेटा फ्रेम होगा जो काफ़ी बातों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, डिस्क्राइब कर रहा होगा। अब हमें उस रिज़ल्ट को, जो भी उसका इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को बहुत समराइज़ करना है अपने अकॉर्डिंग। तो पिवोट फंक्शन ही हेल्प करता है कि हाँ आप उसको समराइज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो पिवोटिंग टेक्निक रीअरेंज द डेटा फ्रॉम रोज एंड कॉलम्स बाय पॉसिबल एग्रीगेटिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इन अ रिपोर्ट फॉर्म with rows transferred to columns so that data can be viewed in a different perspective। तो पिवोट फंक्शन करेगा क्या, ये तो हमें पता चल गया कि ये समराइज़ करेगा, लेकिन कैसे समराइज़ करेगा। जब ये पिवोट फंक्शन समराइज़ करता है डेटा को, तो ये रो को कॉलम में चेंज कर देता है, कॉलम को रो में चेंज कर देता है और डेटा को एग्रीगेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशन होंगी, उसके बेसिस पर डेटा को समराइज़ कर देगा ये, ठीक है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, सपोज मैं एग्जाम्पल देता हूँ, वो सेमेस्टर 1 में कुछ स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में है, कुछ स्टूडेंट सेमेस्टर 2 में। अब आपको सेमेस्टर 1 का किसी स्टूडेंट का रिजल्ट का आपको समराइज फॉर्म चाहिए कि टोटल मार्क्स इसने कितने गेन किए और सेमेस्टर 2 में इसने टोटल मार्क्स कितने गेन किए। तो हम स्टूडेंट वाइज डेटा को अरेंज करेंगे, स्टूडेंट और सेमेस्टर वाइज डेटा को अरेंज करेंगे और उसके जो मार्क्स हैं उनको करेंगे टोटल, यानी उनको करेंगे एग्रीगेट। तो हम इसमें एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करेंगे और डेटा को हम अरेंज करेंगे। अरेंज करना आपके हाथ में है, आप कैसे अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करते समय आप कॉलम को रो में, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये अरेंज करना कहलाता है। और जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए रोज़ और कॉलम्स की, आप उसको ही सेलेक्ट कीजिए। बाकी जो आपको लगता है कि इसको आपको सेलेक्ट नहीं करना, तो सेलेक्ट मत कीजिए। तो यहाँ पर मैं इसको अगर समराइज़ करूँ इस बात को, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास एक डेटा फ्रेम है। डेटा फ्रेम में नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। उसमें से आप को अपने अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम सेलेक्ट करने हैं। उसका आप, ये ज़रूरी नहीं सभी सेलेक्ट करो, आप उसमें से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। उसको आप रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, चेंज कर दीजिए अगर आप चाहते हैं तो, जैसा भी आप चाह रहे हैं। और एग्रीगेट फंक्शन लगा के हम एग्रीगेट फंक्शन लगा के डेटा को समराइज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमको टोटल मार्क्स चाहिए तो हमने समराइज़ कर दिया। तो ये होता कैसे है, इसके लिए बेसिकली 2 फंक्शंस यूज़ होते हैं, एक होता है पिवोट फंक्शन और एक होता है पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन। दोनों का पर्पस सेम होता है, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो हम देखेंगे क्या है। और यही आपके 2 प्रोग्राम भी हैं इसके अंदर, प्रोग्राम नंबर 14 और प्रोग्राम नंबर 15। ये ही आपके 2 प्रोग्राम हैं जो पिवोट से रिलेटेड हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो हम इसकी बात करते हैं, पिवोट फंक्शन की बात करते हैं। पिवोट फंक्शन क्या कहता है, ये कहता है विद पिवोट इफ देयर आर मल्टीपल एंट्रीज फॉर ए कॉलम वैल्यू फॉर द सेम वैल्यू फॉर इंडेक्स रो it leads to error. Hence, before you use pivot, you should ensure that the data does not have rows with duplicate values for the specified column. Pivot function ये कहता है कि पर्टिकुलर किसी कॉलम के लिए रोज़ में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो पिवोट फंक्शन एरर रेज करता है। यानी आपके पास एक कॉलम है और उस कॉलम के अंदर मल्टीपल रोज़ के, एक से ज़्यादा रोज़ में वैल्यू सेम या डुप्लीकेट है इसके अंदर, तो पिवोट फंक्शन के थ्रू एरर आएगी। क्लियर हो गया।
फिर पिवोट फंक्शन को सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए फिर हम पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, आगे भी देखेंगे, इसको समझेंगे। लिखा भी है यहाँ भी, द पिवोट अंडरस्कोर टेबल इज ऑल्सो पिवोटिंग फंक्शन विच लाइक पिवोट ऑल्सो प्रोड्यूस pivoted table but it is a different from the pivot function in the following ways। तो ये कह रहा है कि पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन भी पिवोट फंक्शन की तरह ही है, लेकिन बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउ करती है। डिफरेंस दे रखा है इसमें, इट डज़ नॉट रेज एन एरर फॉर मल्टीपल एंट्रीज फॉर ए रोज़ कॉलम कॉम्बिनेशन। तो अगर मल्टीपल एंट्रीज़ हैं रोज़ की, सेम एंट्रीज़ हैं कॉलम कॉम्बिनेशन में, तो फिर ये एरर रेज नहीं करेगा। Second point, to aggregate the multiple entries present for a row column combination, you need to specify what type of aggregation you want। तो इसके साथ जब हम एग्रीगेट करते हैं तो हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। आप सम निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं। तो पिवोट अंडरस्कोर टेबल और पिवोट फंक्शन में डिफरेंस ये है कि पिवोट जहाँ एक कॉलम में मल्टीपल रोज़ की जो एंट्री है वो डुप्लीकेट एंट्रीज़ को अलाउ नहीं करता, वहाँ पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन इसको अलाउ करता है। मेन डिफरेंस ये है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं। इसको समझने के लिए एक प्रोग्राम बनाना ज़रूरी है, और ये प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकल फाइल का ही प्रोग्राम है, वो मैं बाद में एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा समझा दे रहे हैं इसको। सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले तो पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। आपके पास डेटा फ्रेम होना चाहिए, और डेटा फ्रेम भी ऐसा होना चाहिए कि उसमें आप पिवोट और पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन को अप्लाई कर सकें। तो डेटा फ्रेम के लिए तो आपको पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। कैसे? इंपोर्ट पांडास एज पीडी लिख के। तो जब इंपोर्ट पांडास एज पीडी लिखेंगे तो आपका पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट होगी, अब आपके प्रोग्राम का पार्ट बन गई। अब आप इसके किसी भी फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों फंक्शन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, पिवोट और पिवोट अंडरस्कोर टेबल, तो आपको पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना ही होगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको? डेटा फ्रेम प्रिपेयर करना पड़ेगा। डेटा फ्रेम का नेम ले लिया हमने df, लिखा pd.dataFrame, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या काम किया? हमने एक की ले ली, की का नेम ले लिया हमने नेम ही ले लिया। की है आपकी नेम। हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम डिक्शनरी लेते हैं तो डिक्शनरी को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं इसके एलिमेंट्स को, और जो वैल्यूज़ होती हैं उसको की के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। एक इसका जो एलिमेंट होगा वो की वैल्यू का कॉम्बिनेशन होगा। पहले हम की देंगे, कॉलन लगाएंगे, फिर वैल्यू देंगे। वैल्यू अगर एक से ज़्यादा है तो हम लिस्ट की फॉर्म में दे सकते हैं वैल्यू, ठीक है। तो की वैल्यू के कॉम्बिनेशन में दी जाती है, और इसको हम पर्टिकुलर एक एलिमेंट बोल सकते हैं। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का साइन यूज़ करेंगे। जैसे हमने लिखा df = pd.dataFrame, और हमने लिखा नेम, कॉलन लगाया, कॉलन के बाद हमने नेम दे दिए, मान लीजिए 3 नेम दे दिए, आरब, तमन्ना, सूरज, 3 नेम दे दिए। तो नेम एक कॉलम बन जाएगा, और इस कॉलम की 3 वैल्यूज़ होंगी, आरब, तमन्ना और सूरज। फिर हमने एक और की ली, हमने ले ली की क्वालिफ़िकेशन। तो हमने इनकी क्वालिफ़िकेशन लिखी, किसकी? आरब, तमन्ना और सूरज की। तो क्वालिफ़िकेशन में लिखा मास्टर्स, ग्रेजुएट। तो एक कॉलम बन जाएगा क्वालिफ़िकेशन। ये देखिए, जब कभी भी हम डिक्शनरी की हेल्प से डेटा फ्रेम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें एक एडवांटेज ये रहता है कि जो कीज़ होती हैं वो कॉलम का नेम बन जाती हैं, और जो वैल्यूज़ होती हैं वो कॉलम की फॉर्म में आ जाती हैं, ठीक है। वैल्यूज़ एक से ज़्यादा होंगी तो लिस्ट की फॉर्म में हम पास करते हैं उनको, तो वो सभी कॉलम के अंदर शो होती हैं आपकी। तो फिर हमने एक थर्ड लिया इस बार एज ले लिया। अच्छा, एज 3 ले ली। कौन कौन सी? 27, 23, 21, ये 3 एज ले ली। तो ये ले लिया एज हमने, एज का कॉलम बन जाएगा, एज आ जाएगी। तो अब हमारे पास ये डेटा फ्रेम है, अभी तो डिक्शनरी है, डेटा फ्रेम नहीं है। ओके, डेटा फ्रेम ही है। हमने डिक्शनरी को एज ए पास किया है पैरामीटर्स के अंदर। नॉर्मली हम क्या काम करते हैं कि पहले डिक्शनरी बना लेते हैं, फिर डिक्शनरी को एज ए पैरामीटर वैल्यू पास करते हैं डेटा फ्रेम में, तब डेटा फ्रेम बनाते हैं। आप दोनों काम को एक ही स्टेप में कर सकते हो, जैसा इस प्रोग्राम में किया गया है। डेटा फ्रेम फंक्शन को हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जब इसमें हम डेटा पास करते हैं तो ये आपका उस डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर जो डेटा पास किया गया वो अपने आप में एक डिक्शनरी है। ये डिक्शनरी हो जाएगी, तो डिक्शनरी के 3 कॉलम हो जाएंगे, नेम, क्वालिफ़िकेशन और एज। और नेम वाले कॉलम में आएगा आरब, तमन्ना, सूरज।
क्वालिफिकेशन वाले कॉलम में आएगा मास्टर्स, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, और एज वाले कॉलम में आएगा 27, 23, 21। 3 कॉलम्स बन जाएंगे। याद रखिएगा यहाँ पर मैंने ना तो इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ किया ना ही कॉलम पैरामीटर का यूज़ किया है। तो इंडेक्स की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से होती है, तो वो आएगी, शो होगी। कॉलम पैरामीटर का यूज़ नहीं किया है तो कॉलम तो आपके कीज़ होंगी ही होंगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, नेम, क्वालिफिकेशन और एज। लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा ये आप नहीं कह सकते। अगर आप उसका ऑर्डर फिक्स करना चाहते हैं तो कॉलम पैरामीटर यूज़ करके उसकी वैल्यू दे दीजिए, नेम, क्वालिफिकेशन और एज। तो पहले नेम आएगा, फिर क्वालिफिकेशन और उसके बाद एज आएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप कर लीजिएगा। इसको नहीं करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डेटा फ्रेम तब भी क्रिएट होगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि नेम, क्वालिफिकेशन और एज का जो ऑर्डर है वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तक हमारा एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। हमने फिर डेटा फ्रेम के लिए मैसेज प्रिंट करा दिया कि डेटा फ्रेम इज़ /n नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ होता है। तो अगर आप एक लाइन छोड़ के कोई स्पेस प्रिंट करा, कुछ मैसेज प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो आप /n यूज़ कीजिए प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, तो एक लाइन का आपको गैप दे देगा ये। उसके बाद हमको डेटा फ्रेम प्रिंट कराना था तो हमने लिख दिया प्रिंट df, तो हमारा डेटा फ्रेम प्रिंट हो जाएगा प्रिंट df स्टेटमेंट की हेल्प से। df डेटा फ्रेम का नेम है। यहाँ तक हमने एक काम ये किया, बस हमने एक डेटा फ्रेम लिया। उस डेटा फ्रेम के हमको 3 कॉलम चाहिए थे, एक था नेम, एक क्वालिफिकेशन और एक एज। तो हमने एक डिक्शनरी की हेल्प से ये डेटा फ्रेम प्रिपेयर किया। नेम, क्वालिफिकेशन और एज को हमने एज ए की पास किया, और जो उसकी वैल्यूज़ थी कॉलम में हमें जो चाहिए था वो उसके रिगार्डिंग हमने जो एक लिस्ट पास की। नेम के साथ हमने एक लिस्ट पास की वैल्यू एज ए वैल्यू, क्वालिफिकेशन के साथ एक लिस्ट पास की एज ए वैल्यू, एज के साथ एक लिस्ट पास की एज ए वैल्यू। तो 3 वैल्यू सब में दे दी एक लिस्ट की फॉर्म में, तो वो कॉलम की वैल्यू बन जाएंगी आपकी। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा आपको, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलें। अब क्या करेंगे हम? अब हम काम ये करेंगे कि पिवोट फंक्शन को हेल्प से हम डेटा फ्रेम को यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या करना होता है हमको। तो देखिए पहला मैसेज देखिए, वैल्यू कैन बी एन ऑब्जेक्ट और ए लिस्ट। तो वैल्यू कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, कोई लिस्ट भी हो सकता है। तो हमने पहला मैसेज प्रिंट कराया /n फर्स्ट मेथड टू प्रिंट डेटा फ्रेम यूजिंग पिवोट फंक्शन। पहला मेथड जो डेटा फ्रेम को प्रिंट कराएगा पिवोट फंक्शन की हेल्प से। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया a1 और हमने लिखा a1 = df.pivot नेम, क्वालिफिकेशन, एज। तीनों कॉलम ले लिए हमने, एक ले लिया नेम, एक ले लिया क्वालिफिकेशन और एज, और फिर हमने a1 को प्रिंट करा दिया। ठीक है। सेकंड में हमने क्या काम किया? सेकंड में हमने काम ये किया कि इसमें अलग से हमने ये बताया कि भाई ये तो इंडेक्स होंगे और ये वैल्यू होगी और ये कॉलम होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, फर्स्ट इंडेक्स होता है, दूसरा कॉलम होता है, थर्ड वैल्यू होती है। तो पिछली बार जब हमने पास किया था a1 में नेम, क्वालिफिकेशन, एज, तो इसमें नेम तो इंडेक्स बन जाएगा, क्वालिफिकेशन कॉलम बन जाएगा, और जो एज होगी वो वैल्यू हो जाएगी, यानी एज पर वर्क होगा। तो अगर आप अलग से स्पेशली मेंशन करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे a2 के लिए लिखा हमने a2 = df.pivot, इंडेक्स = नेम, कॉलम्स = क्वालिफिकेशन और वैल्यू = एज। तो इंडेक्स नेम बन जाएगा। अब नेम जो है कॉलम था डेटा फ्रेम में, लेकिन चूंकि आपने लिखा इंडेक्स = नेम, तो नेम अब आपका इंडेक्स बन जाएगा। ठीक है। यही पिवोट फंक्शन का यूज़ है। मैंने बताया था ना कि ट्रांसफॉर्म करता है डेटा को, डेटा फ्रेम को, और डेटा को समराइज़ करता है। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब है रो को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉलम को रो में। इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने इंडेक्स पैरामीटर में क्या कॉलम पास किया है, कॉलम नेम पास किया है, क्या वैल्यू पास की है, और कॉलम पैरामीटर में क्या वैल्यू पास की है। तो जो भी वैल्यू हम नेम, इंडेक्स और कॉलम में यूज़ करेंगे, डेटा फ्रेम का जो भी कॉलम होगा एज ए हम इंडेक्स पैरामीटर पास करेंगे वो इंडेक्स बन जाएगा, और जिसको कॉलम में पास करेंगे वो कॉलम बन जाएगा, और जिसको हम एज ए वैल्यू फुलफिल करना चाह रहे हैं उसको हम वैल्यू पैरामीटर के थ्रू पास कर सकते हैं। इसको भी प्रिंट करा दिया हमने a2। क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलें। तो स्टूडेंट्स ये था तो पिवोट फंक्शन का। अब ज़रा पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन को भी देख लेते हैं। तो चलिए पिवोट फंक्शन को ये भी और देखते हैं थोड़ा सा। अभी तो क्या था कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब ज़रा डुप्लीकेट वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट देखते हैं। पिवोट अंडरस्कोर टेबल से पहले इसको ही डुप्लीकेट वैल्यूज़ की फॉर्म में करके देखते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी तो क्या होगा। अभी तक देखिए, अभी तक जो हम कर रहे थे a1 और a2 जो हमने पिवोट फंक्शन के थ्रू यूज़ किया उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं थी। अब हम एक और डेटा फ्रेम बनाते हैं जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू लेंगे हम। तो वो ले लिया हमने df1, और df1 में लिखा हमने df1 में लिखा हमने pd.data frame नेम लिया। अब आरब को रिपीट कर दिया, आरब मीना, क्वालिफिकेशन भी रिपीट हो गई, मास्टर्स, ग्रेजुएट,
एज ले लिया 27, 23, 21, ये तो वैल्यूज़ हैं तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये बताना है कि भाई अगर हम पिवोट फंक्शन का यूज़ करेंगे तो ये जो डेटा फ्रेम हमने df1 बनाया है ये एरर ट्रेस करेगा। तो पहले तो हम इस डेटा फ्रेम को प्रिंट कर देते हैं स्क्रीन पर कि ये डेटा फ्रेम है, ठीक है, ये डेटा फ्रेम बन जाएगा। आरब का नेम रिपीट हो रहा है और मास्टर क्वालिफिकेशन भी मास्टर्स 2 बार रिपीट हो रही है। तो अगर हम ऐसा काम करते हैं कि हम क्या करते हैं कि हमने लिखा df1 डॉट पिवोट और हमने लिखा नेम क्या बन जाएगा, पहले जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंडेक्स, ठीक है। तो नेम इंडेक्स बन जाएगा और फिर लिए हमने क्वालिफिकेशन क्या बन जाएगा, कॉलम। तो क्वालिफिकेशन वाले कॉलम में वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्लियर हो गया। एज हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो फिर आउटपुट देखते हैं हम क्या आएगा, ज़रा देखते हैं। फर्स्ट पैरामीटर आपका इंडेक्स होता है, सेकंड आपका कॉलम और थर्ड आपका वैल्यू होता है। तो नेम इंडेक्स का काम करेगा, क्वालिफिकेशन कॉलम और जो एज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एज जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी वैल्यू जो फुलफिल होगी, ठीक है। जो सेल का डेटा होगा वो एज से फुलफिल होगा। और पिवोट फंक्शन ये कहता है कि पर्टिकुलर किसी एक कॉलम के लिए, ठीक है, आपको जो इंडेक्स जो आपकी वैल्यूज़ हैं रो वाइज जो आप डेटा दे रहे हैं वो सेम नहीं होना चाहिए, अगर सेम है तो एरर आएगा। तो चलिए देखते हैं, ये आउटपुट देखिए क्या लिखा हुआ है, डेटा फ्रेम इज़ एज नेम क्वालिफिकेशन, ये 3 डेटा फ्रेम आ रहे हैं आपके, ये 3 कॉलम आ रहे हैं। ये तो सिंपल डेटा फ्रेम है, अभी हमने कुछ भी इसमें अप्लाई नहीं किया है। और अब आप कहेंगे सर नेम पहले आना चाहिए था, एज और क्वालिफिकेशन उसके बाद में। तो मैंने बताया ही था आपको, आपने कॉलम पैरामीटर यूज़ नहीं किया था डेटा फ्रेम क्रिएट करते समय, आपने क्या, मैंने यूज़ नहीं किया था, तो उसकी वजह से इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, उससे डेटा फ्रेम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस इतना है कि जो ऑर्डर आप चाहते हैं उस ऑर्डर में डेटा फ्रेम नहीं प्रिंट होगा। तो आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर उसी ऑर्डर में प्रिंट हो तो कॉलम पैरामीटर का यूज़ कीजिए और डिफाइन कर दीजिए। ये बात तो हम सभी प्रोग्राम में बताते हैं आपको, इस प्रोग्राम में भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो याद रखिएगा कि जब आप एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एन डिक्शनरी, तो आप कॉलम पैरामीटर का जरूर यूज़ करें, क्योंकि कीज़ तो कॉलम बन जाती हैं लेकिन उसका ऑर्डर जो डिफ़ाइन होता है वो ऑर्डर तभी डिफ़ाइन होता है जब हम कॉलम पैरामीटर का यूज़ करते हैं। अगर हमने कॉलम पैरामीटर यूज़ नहीं किया है ना तो फिर ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। इसलिए तो डिक्शनरी को अनऑर्डर्ड डेटा टाइप बोला जाता है। अनऑर्डर्ड का मतलब ही है कि उसका कोई ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर ही फिक्स नहीं है, और उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम कीज़ के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। तो कीज़ के थ्रू आइडेंटिफाई कर रहे हैं अगर हम, तो समझ जाइए आप, फिर उसका ऑर्डर है नहीं, तो फिर वो कॉलम का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो फिक्स करना चाहते हैं तो कॉलम पैरामीटर को यूज़ कीजिए। चलिए वो तो ये बात थी। अब हमने पिवोट अंडरस्कोर फंक्शन का यूज़ किया और हमने क्या किया, हमने किया ये कि हमने नेम को बनाया था, क्या, नेम को बनाया था इंडेक्स। तो चूंकि इंडेक्स बनाया था नेम, तो देखिए नेम को ज़रा देखिए, आरब सूरज तमन्ना तीनों नेम थे, तो इंडेक्स में ये लिखा आ रहा है आरब सूरज और तमन्ना, ठीक है। क्वालिफिकेशन को क्या बनाया था हमने, कॉलम। तो क्वालिफिकेशन की 2 वैल्यू थी, एक तो मास्टर्स था एक ग्रेजुएट था, तो ग्रेजुएट और मास्टर 2 कॉलम बन गए। और वैल्यू में हमने क्या दिया था, एज। तो जो वैल्यूज़ थी वो एज की फॉर्म में आ रही हैं। अब आप कहेंगे सर NN क्यों आ रहा है, NN इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई अरब ऐसा नहीं है जो ग्रेजुएट है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है अरब की जो ये शो कर रही हो कि वो ग्रेजुएट है, तो वहाँ NN आ रहा है। NN का मतलब होता है नॉट ए नंबर। इसी तरीके से कोई सूरज ऐसा नहीं है जो मास्टर्स डिग्री है जिसके पास, तो वहाँ NN शो कर रहा है। इसी तरीके से कोई तमन्ना ऐसी नहीं है जिसके पास मास्टर डिग्री है। आरब मास्टर्स है, मास्टर्स कैटेगरी को बिलोंग करता है, सूरज ग्रेजुएट है और तमन्ना भी ग्रेजुएट है, तमन्ना मास्टर नहीं, तो इसलिए वहाँ पर जो NN शो कर रहा है जहाँ वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई, ठीक है। इसमें देखिए क्या था, हमारे पास 3 कॉलम थे जब हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया। एक था हमारे पास नेम, एक था, ऊपर देख लीजिए आप, एक था एज, एक था नेम, एक था क्वालिफिकेशन। जब मैंने पिवोट फंक्शन को यूज़ किया तो मैंने नेम को दे दिया इंडेक्स, तो इंडेक्स की फॉर्म में नेम की वैल्यू सभी आ जाएंगी। क्वालिफिकेशन को दे दिया मैंने कॉलम, तो क्वालिफिकेशन की 2 ही वैल्यू, मास्टर्स और ग्रेजुएट। ये अलग बात है, ग्रेजुएट रिपीट हो रहा है तो 2 बार ही आएगा, एक बार ग्रेजुएट एक बार मास्टर, 2 कॉलम बन गए। और वैल्यूज़ दे दी मैंने एज, तो वैल्यूज़ फुलफिल हो जाएंगी। इसमें अभी इसमें आप ये देखिए कहीं भी रिपीटिशन नहीं है,
ठीक है। अब चूंकि कहीं रिपीटिशन नहीं है तो पिवोट जो फंक्शन है उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं है आपको। इसको देख लीजिए, आगे देखते हैं। आगे भी कोई इशू नहीं है। सेकंड मेथड जो हमने प्रिंट किया था डेटा फ्रेम को पिवोट फंक्शन से, तो वहाँ पर हमने पैरामीटर को एक्सप्लिसिटली मेंशन किया था। हमने पहले दिया कि इंडेक्स क्या है आपका नेम, कॉलम है आपका क्वालिफिकेशन और वैल्यू है आपकी एज। तो अगर नहीं मेंशन करते तो फर्स्ट जो कॉलम होता है वो इंडेक्स होता है, सेकंड क्वालिफिकेशन होता है, सेकंड कॉलम होता है और थर्ड जो होता है वो वैल्यू होता है। तो यहाँ हमने मेंशन किया था तो आउटपुट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात अलग है, हमने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है तो वो उस तरीके से शो होगा। ठीक है, एक ही हो गया। तो ये तो तब था कि जब एक सिंपल डेटा फ्रेम है जिसमें रिपीटिशन का कोई चांस ही नहीं है, सिंपल था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब ज़रा वो देख लेते हैं जहाँ रिपीटिशन हो। तो एक डेटा फ्रेम ले लिया हमने, ये देखिए सेकंड डेटा फ्रेम विच कैन नॉट बी पिवोट। एक था एज नेम क्वालिफिकेशन, अगेन ऑर्डर में नेम पहले आ रहा है, एज पहले आ रहा है, नेम बाद में आ रहा है। नेम पहले आना चाहिए था। अगर आप ये चाहते हैं तो जहाँ आपने डेटा फ्रेम क्रिएट किया, मैं दोबारा बता देता हूँ, वहाँ आप कॉलम पैरामीटर को यूज़ करके नेम पहले लिखिए, एज उसके बाद में, क्वालिफिकेशन सबसे लास्ट में। क्लियर? आगे चलें, देख लीजिए। अभी ये डेटा फ्रेम आपको जब पिवोट फंक्शन की हेल्प से करोगे तो होगा नहीं है। ठीक है, तो मैं बता ही रहा था कि इसको आप सेम अप्लाई करोगे इसमें। जब आप इंडेक्स यूज़ करोगे नेम और कॉलम यूज़ करोगे क्वालिफिकेशन और वैल्यू यूज़ करोगे आप एज, तो ये पिवोट नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसमें। चलिए आगे चलते हैं। अब जरा पिवोट अंडरस्कोर फंक्शन का बात करते हैं। पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन की बात करते हैं, ये कैसे अलग है। तो अभी जो प्रॉब्लम आ रही थी पिवोट फंक्शन में, वो प्रॉब्लम पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन में रिमूव हो जाती है। तो पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन इज ऑल्सो पिवोटिंग फंक्शन which is like pivot, also produce a pivoted table but is different from the pivot function in the following ways। तो कौन कौन से वेज हैं ज़रा वो देख लेते हैं। It does not raise errors for multiple entries of a row कॉलम कॉम्बिनेशन। तो मल्टीपल एंट्रीज ऑफ ए रो यानी डुप्लीकेट वैल्यूज़ पर एरर रेज नहीं करता जो पिवट फंक्शन करता था। पहली बात तो ये तो कॉमन डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है, इट एग्रीगेट द मल्टीपल एंट्रीज प्रेजेंट फॉर ए रो कॉलम कॉम्बिनेशन, यू नीड टू स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ एग्रीगेट यू वांट सम मीन। दूसरा काम ये करता है कि ये इसके साथ एग्रीगेट फंक्शन यूज़ होता है। एग्रीगेट फंक्शन पिवट अंडरस्कोर टेबल के साथ यूज़ नहीं करते हम, लेकिन इसके साथ हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन होंगे, एक तो सम है, मीन है, एक्सेट्रा, ये सब एग्रीगेट फंक्शन होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो ये आप दो बातें समझ लीजिए। पहली बात तो ये कि इसके साथ आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ले सकते हैं, जो हम पिवट अंडरस्कोर टेबल के साथ रेस्ट्रिक्शन थी, पिवट फंक्शन टेबल के साथ रेस्ट्रिक्शन थी, वो रेस्ट्रिक्शन पिवट अंडरस्कोर टेबल के साथ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि इसके साथ हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं, जबकि पिवट टेबल में हम पिवट फंक्शन के अंदर हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ नहीं करते थे। तो यहाँ पर हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो एग्जाम में लिखने को आता है दोनों में क्या डिफरेंस है, तो याद रखिएगा एग्रीगेट फंक्शन सिर्फ पिवट अंडरस्कोर टेबल के साथ यूज़ होते हैं, पिवट के साथ नहीं। और मल्टीपल एंट्रीज पिवट अंडरस्कोर टेबल में अलाउ होती हैं, पिवट फंक्शन के अंदर अलाउड नहीं होती। क्लियर? एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं और समझ में आ जाएगा। सिंटेक्स देख लीजिए जरा। पांडास पिवट अंडरस्कोर टेबल, डेटा फ्रेम का नेम देंगे, वैल्यूज़ देंगे, ठीक है, और फिर इंडेक्स, फिर कॉलम, और फिर जो भी फंक्शन होगा एग्रीगेट। ये डबल जी है, डबल एफ हो गया गलती से, AGGFUNC लिखा हुआ है। जो भी फंक्शन है आप अप्लाई करना चाहते हैं वो फंक्शन, जैसे मीन है तो मीन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले डेटा फ्रेम का नेम, फिर उसके बाद वैल्यूज़, फिर उसके बाद इंडेक्स, फिर उसके बाद कॉलम। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। दूसरा एक और तरीका इसका ये है कि आप डेटा फ्रेम का नेम लिखिए, जैसे DF है, ठीक है, डॉट पिवट अंडरस्कोर टेबल लिखिए, फिर वैल्यूज़ लिखिए, इंडेक्स लिखिए और कॉलम लिखिए, और फिर लास्ट में एग्रीगेट फंक्शन। दोबारा आपसे बता देता हूँ, AFF लिखा हुआ है, एक्चुअली AGGFUNC है। AGG का मतलब होता है एग्रीगेट फंक्शन। आप AGG एग्रीगेट को फंक्शन में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो AGG एग्रीगेट को एग्रीगेट को रिप्रेजेंट करता है, FUNC फंक्शन को। तो ये एक पैरामीटर है और इसमें आप वैल्यू दे दीजिए, सम दे सकते हैं, मीन दे सकते हैं। तो ये डिफरेंट इसके। अच्छा, डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है वो मीन होती है, बाकी की डिफ़ॉल्ट की वैल्यू नन होती है, तो आपको अलग से मेंशन करना पड़ेगा। आगे चलें, इसको देखिए आप ज़रा।
दो लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट की हैं, एक एनपी और एक पीडी, ठीक है। एनपी की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो डेटा फ्रेम ले लिया हमने, और डेटा फ्रेम जो बनाया है हमने किसकी हेल्प से बनाया है, डिक्शनरी की हेल्प से। डिक्शनरी में कीज़ लिए हैं PQRST और वैल्यूज़ दे दी है, उसके अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट वैल्यूज़ दे दी हैं। और जो वैल्यूज़ दिए हैं वो लिस्ट की फॉर्म में हम हमेशा देते आए हैं, नॉर्मली हम ऐसा ही करते हैं, इस बार भी हमने ऐसा ही किया है। और लास्ट में हमने डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया है, ठीक है। तो नॉर्मल सा एक डेटा फ्रेम प्रिपेयर किया है, बस ये देख लीजिएगा वैल्यूज़ इसके अंदर रिपीट हो रही हैं। तो मल्टीपल या डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं तो एरर नहीं आएगी अगर हम पिवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन का यूज़ करेंगे तो। आगे देखते हैं, इसको प्रिंट कराएंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। PQRST तो कॉलम बन जाएंगे आपके, याद रखिएगा, एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको। कॉलम का पर्टिकुलर ऑर्डर अगर आप चाहते हैं तो कॉलम पैरामीटर्स की वैल्यू को ज़रूर यूज़ की, कॉलम एज ए पैरामीटर ज़रूर यूज़ कीजिएगा। नहीं यूज़ करेंगे तो फिर PQRST का ऑर्डर अलग आ सकता है, ठीक है। वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम रहेगी लेकिन ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। तो ये डेटा फ्रेम प्रिंट होगा जब आप इसे प्रिंट कराओगे तो। आगे देखते हैं, अब आपने यूज़ किया पिवट अंडरस्कोर टेबल को, कैसे यूज़ करेंगे। वेरिएबल का नेम ले लिया टेबल, pd.pivot अंडरस्कोर टेबल, पहले डेटा फ्रेम का नेम लिखते हैं, डेटा फ्रेम का नेम लिख दिया df, उसके बाद वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू दे दी हमने s, ठीक है। इंडेक्स बनाना, s एक कॉलम का नेम है, तो जो कॉलम की जो भी वैल्यूज़ होंगी वो फुलफिल होंगी। इंडेक्स दे दिए मैंने p और q, तो ये p और q इंडेक्स बन जाएंगे। कॉलम जो प्रिंट होगा वो कॉलम ले लिया हमने r, और जो एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया देखिए यहाँ पर, ठीक है, AGGFUNC एग्रीगेट फंक्शन ले लिया हमने सम। अब जो सम फंक्शन होता है ये आपका नमपाई का फंक्शन है, तो नमपाई को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने प्रोग्राम में किया भी था, आपको स्टार्टिंग में इंपोर्ट नमपाई एज NP किया था। तो लिख दिया यहाँ पे NP.sum, सम हो जाएगा। अच्छा, एक और इसका पैरामीटर है वो है fill अंडरस्कोर वैल्यू। इससे क्या होता है कि अगर जो वैल्यू NaN है, यानी यहाँ NaN शो हो रहा है या यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, उसको आप फिल करना चाहते हैं, आपको लगा कि ये NaN है, वहाँ 0 फिल हो जाए या कुछ और नंबर फिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक पैरामीटर फिल अंडरस्कोर वैल्यू, तो आप जो भी वैल्यू देंगे उसे फिल हो जाएगा, ठीक है, जहाँ भी NaN होगा। तो हमने यहाँ 0 दे दिया है तो वहाँ 0 से फिल हो जाएगा ये। तो देखिए जरा आउटपुट को देखिए, वैल्यू दी s, तो s की जो भी वैल्यूज़ थी 4 5 6 7 वो सब आ गई। एक NaN भी थी तो वहाँ चूँकि हमने फिल अंडरस्कोर वैल्यू 0 दे रखा तो 0 से फिल हो गई। इंडेक्स PQ दे रखा था, अब इंडेक्स की वैल्यू जो थी, P की वैल्यू थी B1 और R1 और Q की वैल्यू थी 1 और 2, तो देखिए वो इंडेक्स बन गया आपका, ठीक है। और आपने कॉलम दिया था R, तो कॉलम की दो ही वैल्यू थी, R कॉलम की, एक लार्ज और एक स्मॉल, तो दो कॉलम बन गए और वैल्यू फिल हो गई। और वैल्यू रिपीट हो भी रही तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रिपीट हो रही है तो एग्रीगेट फंक्शन अपना काम करेगा और उसका सम निकाल देगा। ये हो गया आपका। आगे देखते हैं, आपको अगर मीन निकालना है तो np.mean लिख लीजिए, ठीक है, तो मीन निकाल देंगे आप। तो दो एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किए हैं मैंने और s और t पर अप्लाई किया है वैल्यूज़ पर, तो मीन निकल के आ रहा है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। s का मीन निकल के आ रहा है और t का भी मीन निकल के आ रहा है। तो एग्रीगेट फंक्शन ऐसा नहीं है पर्टिकुलर किसी एक कॉलम पर अप्लाई करेंगे, आप दोनों पर अप्लाई कर सकते हो। चाहें तो स्लाइड को यहाँ वीडियो को पॉज कर सकते हो यहाँ पर, और वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो, आप देख सकते हो। यहाँ बस फ़र्क सिर्फ इतना है, इस बार हमने दो एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किए हैं, दो डिफरेंट कॉलम पर, कॉलम वैल्यूज़ पर, s और t पर, ठीक है। s और t पर, s पर मैंने अप्लाई कर दिया, s और t दोनों पर मीन अप्लाई कर दिया मैंने, आप दोनों पर अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हो। आगे चलते हैं, देख लीजिए इसको। तो इस पर क्या किया हमने, एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया है s और t पर। अब ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर 14। तो ये सेम प्रोग्राम लिया गया है स्टूडेंट्स जो अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। आप चाहो तो इस पर वैल्यू चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, तो आपने अगर नोट डाउन कर लिया है तो ठीक है। और अगली बार, अभी कॉन्सेप्ट चूँकि मैंने बता दिया है, अब टाइम नहीं है, तो अगली बार मैं इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, प्रोग्राम नंबर 14 को और प्रोग्राम नंबर 15 को। प्रोग्राम नंबर 14 पिवोट का फंक्शन है, पिवोट फंक्शन के थ्रू हमने डेटा फ्रेम पर अप्लाई किया है, और पिवोट सेकंड आपका पिवोट अंडरस्कोर टेबल है। तो दोनों के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रोग्राम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। प्रोग्राम यही थे जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताए थे आपको, ठीक है। इन्हीं को आपको प्रोग्राम नंबर 14 और प्रोग्राम नंबर 15 लिख देना अपनी प्रैक्टिकल फाइल में, और इनको आपको एग्जीक्यूट करना है।
तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार और पढ़ लेंगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, कल का वीडियो समझ में आएगा। अदरवाइज़ कल का फिर जो वीडियो होगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये आज का वीडियो अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है, बताना ज़रूरी था, अदरवाइज़ ये आपका हो नहीं पाता। तो आई होप अभी समझ में आ चुका हो। आज क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।